हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ल्ड बाय सूर्य एस प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले जो है एलटी ग्रेड के सिलेबस की, और यहाँ पर हम लोग एलटी ग्रेड के सिलेबस को देख चुके हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज, स्टेप वन बाय वन हम लोग यहाँ से आपसे एलटी ग्रेड की पूरी प्रिपरेशन को जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितना भी सिलेबस आपका है एक एक करके हम यहाँ से जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ इसको जो है डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट देने का, आपको इसमें बता पाने का कि जहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आपका जो है एग्ज़ाम में वो फंसे ना, सारे क्वेश्चंस आपका इसमें से अटेम्प्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि पहला आपके जो एलटी ग्रेड सिलेबस में ऑथर्स एंड देयर वर्क्स में जो पोएट्री सेक्शन है, उस पोएट्री सेक्शन में आपने देखा कि पहला जो आपका पोएट है वो है शेक्सपियर। और ये जो शेक्सपियर हैं, आप जानते हो कि इनका कितना बड़ा नाम है। ये कोई बताने वाली चीज़ है नहीं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि शेक्सपियर बहुत बड़े पोएट हैं और ये इंग्लिश ड्रामा में स्पेशली इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना नाम कमाया। और ये जो शेक्सपियर साहब हैं, इनको जो है इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इनको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, इन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, तो इस तरीके से कई नाम हैं जिससे इनको जो है पुकारा जाता है। और इनकी जितनी भी रचनाएं रही हैं वो सारी रचनाओं में इन सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस पोएटिक फॉर्म का यूज किया है वो है आपका ब्लैंक वर्स। इनकी जितनी भी रचनाएं आप पाओगे ये सारी ब्लैंक वर्स में, वो भी कैसे? आयम्बिक पेंटामीटर में आपको मिलेंगी। आयम्बिक पेंटामीटर में आपको इनकी जितनी भी पोएटिक रचनाएं हैं वो सब आपकी आयम्बिक पेंटामीटर में आपको मिलेंगी। तो जो शेक्सपियर थे, इनको हम लोग थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देखेंगे और इसके बाद जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है इनका सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 138, और उसके बाद इनके जो दो कॉमेडीज़ हैं जो आपके सिलेबस में है, ट्वेल्थ नाइट और दूसरा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर एक ट्रेजेडी इसमें दी गई है मैकबेथ, उसको डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हमें शेक्सपियर की जो जीवन परिचय है, थोड़ा सा इनके जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए शेक्सपियर साहब जो थे, इनका जो जन्म होता है, ठीक है, इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है? 23 अप्रैल को, और 1564 में इनका जन्म होता है। जगह का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ये इंग्लैंड के एक वॉरविकशायर नामक जगह पर, ये एक छोटा सा जगह है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और इसी जगह के नाम के ही वजह से इनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाने लगा है। ठीक है, इनको क्या बोला जाना है? बार्ड ऑफ एवन, या इनको द बार्ड के नाम से भी इनको जो है संबोधित किया जाता है। तो जन्म तो इनका 23 अप्रैल को हुआ है, और लेकिन 3 दिन के बाद, याद रखिएगा, आफ्टर 3 days ही वॉज बैप्टाइज्ड। कहाँ पर हुए थे? एट द होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड। ठीक है, तो वहीं स्ट्रैटफोर्ड में एक होली ट्रिनिटी चर्च था जहाँ पर इनका बैप्टिज्म हुआ है, इनका नामकरण हुआ है। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल को ही इनकी क्या हो रही है? इनकी डेथ हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको याद करने में। एंड 1616 को ये जो है न्यू प्लेस, ये न्यू प्लेस क्या है? ये इनके घर का नाम है, न्यू प्लेस। और ये कहाँ पर था? स्ट्रैटफोर्ड में ही इन्होंने अपना न्यू प्लेस बनाया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो न्यू प्लेस है, इसको इन्होंने कब बनाया था? इसको 1597 में इन्होंने बनाया था न्यू प्लेस। और
कहा जाता है कि उस ज़माने में ये जो इनका घर था ये दूसरा सबसे बड़ा घर था वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू प्लेस इन्होंने बनाया। और फिर इसके बाद इनका जो जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जो इनको जो है बरी किया जाता है कहाँ पर, होली ट्रिनिटी चर्च, कहाँ पर, स्ट्रैटफोर्ड में इनको किया जाता है। तो शेक्सपियर साहब जो थे, इनके जो फादर थे वो कौन थे, जॉन शेक्सपियर। माता का नाम मैरी आर्डन था। इनके जो पिताजी थे वो एक ग्लबर थे। ग्लबर मतलब क्या होता है, दस्ताना बनाने वाला। ठीक है, और इनकी जो माता थी मैरी आर्डन थी। हालांकि मैरी आर्डन जो थी काफ़ी अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती थी। जो मैरी आर्डन थी ये बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती थी। अगर इनके जो है वाइफ की बात करें, इनकी स्पाउस की बात करें, तो इनकी स्पाउस का नाम क्या था, एनी हैथवे। और एनी हैथवे से इन्होंने 18 साल की उम्र में, शेक्सपियर साहब कितने, 18 साल की उम्र में, ये 1582 में इनके साथ इन्होंने शादी किया। एक इंटरेस्टिंग घटना है वो ये है कि इनकी जो बड़ी बेटी है सुसन्ना, ये जो है इनके शादी के 6 महीने बाद ही ये पैदा हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने बाद पैदा हुई थी, बल्कि ये इनकी जो वाइफ एनी हैथवे थी ये पहले से ही, शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। तो इस वजह से 6 महीने बाद सुसन्ना का जन्म होता है। और ठीक सुसन्ना का जन्म कब होता है, 1583 में। और फिर ये जो हैमनेट और जूडिथ हैं, ये 2 साल के बाद ट्विंस पैदा होते हैं, हैमनेट और जूडिथ। यानी ये कब पैदा होते हैं, 1585 के आसपास। ठीक है, लेकिन एक ट्रेजेडी होती है। वो ट्रेजेडी क्या होती है कि 1596 में, करीब 1596 के आसपास 11 साल की उम्र में इनका जो बड़ा बेटा, जो इनका बेटा होता है हैमनेट, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इनका जो नाम है हैमनेट, हैमनेट देख रहे हैं ना, हैमनेट इनका नाम है इनके बेटे का। ये थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता मिलेगा किससे, हैमलेट से। हैमलेट, इन्होंने, इनकी एक ट्रेजेडी है हैमलेट, इन्होंने जो लिखा है शेक्सपियर साहब ने, उनकी एक ट्रेजेडी हैमलेट है, वो इनके हैमनेट नाम से देखिए थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना। तो ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो है स्पेकुलेशंस हैं कि हो सकता है ये जो हैमनेट है इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैमलेट से मैच करती रही हों। खैर जो भी हो, तो जानकारी के लिए ये हो गया। अब ये जो एनी हैथवे थी, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो एनी हैथवे थी ये शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। ठीक है, यानी कि एनी हैथवे की जब शादी होती है शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर साहब तो 18 साल के थे, लेकिन जो एनी हैथवे हैं ये कितने साल की थी, ये 26 ईयर्स की थी। ठीक है, 26 ईयर्स की थी। तो इस तरह से यहाँ तक इनका ये फैमिली बैकग्राउंड था। थोड़ा सा हम लोग इनके करियर पे चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा इनके जो है वर्क्स पर इनके थोड़ा थोड़ा जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इनका एक्चुअली जो कैरियर है ये 15 शादी के बाद इनका जो 1582 में इनकी शादी होती है, तो उसी के 2-3 साल बाद जो है ऑलमोस्ट 85, ठीक है, तो 1585 से ले करके और 1592 तक ये जो है इनका लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। यानी ये कहा जाता है कि इस दौरान शेक्सपियर की कोई वैसी विशेष रचना तो नहीं आई है, ठीक है, इसी वजह से इसे थोड़ा सा लॉस्ट ईयर्स के नाम जो है बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं जो है इनका जो कैरियर रहा है, क्या रहा है, 1585 टू 1592 ये जो पीरियड इनका रहा है, इट वॉज अ लॉस्ट ईयर ऑफ शेक्सपियर्स। ठीक है, ये लॉस्ट ईयर है, मतलब ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानकारी यहाँ मिलती नहीं है।
कि 1585 से 1592 तक शेक्सपियर साहब कहाँ थे, क्या कर रहे थे। बट जो कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने इनको जो है स्पेकुलेट किया है, ख़ास करके जैसे इनके एक वो लिखे हैं, क्या बोलते हैं, बायोग्राफी इनकी एक लिखी हुई है, जो फर्स्ट बायोग्राफी इनकी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, निकोलस रो के द्वारा। निकोलस रो के द्वारा इनकी फर्स्ट बायोग्राफी लिखी गई है, इसको याद रखना। तो निकोलस रो जो इनकी बायोग्राफर हैं, उन्होंने बताया है कि 1585 से 1595 के बीच में कुछ एक घटनाएं ऐसे कुछ हुई हैं। एक थॉमस लूसी साहब थे। कौन थे? थॉमस लूसी। इन्हीं का बागान था जिसमें शेक्सपियर साहब क्या कर रहे थे, डियर पोचिंग में पकड़े गए थे। डियर पोचिंग में पकड़े गए थे, ठीक है। तो उसी से जो है यहाँ से डियर पोचिंग में पकड़े गए थे, तो फिर वहाँ से किसी तरीके से भाग करके ये कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। और लंदन जाने के बाद वहाँ पर इन्होंने एक थिएटर में काम कर लिया। और थिएटर में कौन सा काम किया इन्होंने, हॉर्स को बाइंडिंग का काम कर दिया, यानी कहाँ, स्टेबल में। जो स्टेबल में होता है थिएटर में, जैसे लोग पहले ज़माने में घोड़े से चला करते थे, तो अस्तबल में जो घोड़े वगैरह आते थे तो उसको बांधने का काम कौन करता था, शेक्सपियर साहब। ये स्टार्टिंग में यही काम को की शुरुआत इन्होंने किया था। और फिर धीरे धीरे अस्तबल में काम करते करते फिर इन्होंने काम सीख लिया किस चीज़ का, थिएटर में एक्टिंग करने का। और धीरे धीरे फिर जो है इनका जो है एक्टिंग की का जो करियर होता है वो शुरू होता है। तो अब ये पता कैसे चलता है कि इन्होंने उसमें एक्टिंग में काम कर लिया, फिर ड्रामा लिखने लग गए, फिर वो जो है इनका खुद का अपना वो हुआ। तो एक घटना हुई थी कब, 1592 में। 1592 में एक थे रॉबर्ट ग्रीन साहब। रॉबर्ट ग्रीन, इनकी एक रचना थी ग्रोथ्स माइंड, ग्रोथ्स वर्थ विट, ठीक है, ग्रोथ्स वर्थ विट। इसी में इन्होंने 1592 में लिखा था, रॉबर्ट ग्रीन ने क्या लिखा था कि ही इज एन अप स्टार्ट क्रो, एन अप स्टार्ट क्रो। इनको अप स्टार्ट क्रो कह करके संबोधित किया था, मतलब इनकी आलोचना की थी। ये कह करके इसमें इन्होंने इनकी आलोचना करी थी कि ये क्या करते हैं, दूसरों की रचनाओं को लेकर के चुरा लेते हैं और चुरा करके उसको अपना बना के लिख देते हैं। तो इसीलिए इनको जो है अप स्टार्ट क्रो से कह करके इनकी जो है आलोचना करी थी। और ये जो रॉबर्ट ग्रीन हैं, ये कौन है, ये आपके यूनिवर्सिटी विट्स के एक मेंबर हैं। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है ये सब हम आपको आगे बताएंगे। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो 7 लोगों का एक 7 राइटर्स का, फेमस राइटर्स का उस समय में एक ग्रुप था, जिसमें कुछ कैम्ब्रिज से थे, कुछ ऑक्सफोर्ड से थे, ठीक है। तो जिसमें रॉबर्ट ग्रीन साहब ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स के रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि 1592 में जब रॉबर्ट ग्रीन ये सब बात करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 1592 में शेक्सपियर जो है काफ़ी फेमस होना शुरू हो गए थे। तो इसी दौरान क्या होता है कि 1594 में इन्होंने ये जिस थिएटर में काम करते थे उसके कुछ मेंबर, खास करके रॉबर्ट बर्बेज, ठीक है। ये रॉबर्ट बर्बेज इनके बहुत ही खास दोस्त थे उसमें काम करने वाले, ठीक है। ये बहुत सारे इनके जो है जो ड्रामा हैं शेक्सपियर के, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, इन सब में ये बहुत ही लीड रोल में एक्टिंग कर चुके हैं। तो इनका जो पूरा मेंबर था वो मेंबर ने क्या कर लिया, एक थिएटर का निर्माण किया जिसका क्या नाम था, लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर, ठीक है। ये लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर का निर्माण किया इन लोगों ने, ठीक है, बना लिया। और इसमें जो इनके पूरे मेंबर होते थे
ये सारे मेंबर आपस में ही मिलके जो भी ड्रामा ये लोग लिखा करते थे खुद ही उसमें एक्टिंग करते थे और खुद अपना जो है परफॉर्मेंस देते थे। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1594 में। और एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात आप जान लो इस थिएटर के बारे में कि बाद में इस थिएटर का नाम चेंज हो गया। कब? 1603 में। ठीक है, 1603 में क्या होता है कि जब आपका 1603 में एलिजाबेथ जो क्वीन होती हैं उनकी मृत्यु होती है और फिर 1603 में आपका एक नया किंग आता है, जेम्स द फर्स्ट। ठीक है, और जैसे ही जेम्स द फर्स्ट गद्दी पे बैठता है तो ये तुरंत जो है इसको अपना पेटेंट दे देता है, लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर को पेटेंट कर देता है। और पेटेंट करने के बाद इसको अपना पैटर्न देने के बाद इसका नाम रख देता है क्या? किंग्समैन। किंग्समैन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर 1603 में किंग्समैन नाम से बदल जाया करता है। अच्छा, इसी बीच में एक और थिएटर का निर्माण शेक्सपियर कर लेते हैं। कौन सा निर्माण कर लेते हैं? 1599 में ये एक थिएटर का निर्माण करते हैं। किसका नाम है? ग्लोब। क्या नाम है इसका? ग्लोब। ये ग्लोब कहाँ है? ये थेम्स रिवर के साउथ में, लंदन शहर में थेम्स रिवर के साउथ में ये जो है बनाया गया था। और बड़ा ही विशालकाय ये थिएटर बनाया गया था जिसमें मतलब कि हर तरह के लोग आ सकते थे, चाहे वो रॉयल फैमिली के हों उनके लिए अलग व्यवस्था होती थी, मिडिल क्लास के लिए अलग, और जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनके लिए अलग। तो इस तरीके से मतलब तीनों क्लास को बैठने की व्यवस्था इसमें दी गई थी ग्लोब थिएटर में। और इंटरेस्टिंग बात एग्ज़ाम में आपको पूछता भी है, ग्लोब थिएटर में 1613 में क्या हो गया था? इसमें आग लग गई थी। ठीक है, क्या लग गई थी? आग लग गई थी 1613 में। इट कॉट फायर, इसमें आग लग गई। और आग लग जाने के बाद वो जून में होता है ऐसा, जून 1613 में ये फायर इसमें पकड़ लेती है। और इसी जब ये फायर होता है तो ये ग्लोब समाप्त हो जाता है। और फिर बाद में फिर उसी जून में ही, उसी महीने में कुछ ही दिन बाद, जून में 1613 में फिर से इसका जो है निर्माण किया जाता है ग्लोब थिएटर का। ठीक है, और ये 1613 से फिर कंटिन्यू चलता रहता है। 1616 में ये मर जाते हैं शेक्सपियर, लेकिन उसके बाद भी ये जो है चलता रहता है। कब तक? 1642 तक। और 1642 में फिर आप जानते हो कि उस दौरान जो है क्या चल रहा था? चार्ल्स का जो शासन था 25 में कैरोलिन एज चल रहा था, जिसमें इसको जो है वो कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है थिएटर्स को, सारे थिएटर्स को। ठीक है, और ये तो रहा इनका जो है थिएटर से संबंधित बात। और आपको मैंने बता ही दिया कि ये 1597 में इन्होंने एक बहुत बड़ा घर अपना बनाया था। किस नाम से? 1597 में न्यू प्लेस नाम से, न्यू प्लेस नाम से, जो कि बहुत बड़ा घर इनका था। तो ऐसा माना जाता है कि इनका 1592 के बाद जो करियर होता है वो स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे उनको इतनी नेम और फेम मिल जाती है कि वो बहुत ही वेल्दी पर्सन बन जाते हैं, बहुत उनके पास पैसा आ जाता है। और आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर बनाया और ग्लोब थिएटर बनाया। एक और थिएटर इन्होंने हायर किया था अपने फ्रेंड जो भी मेंबर्स थे उनके साथ। कब? 1608 में। 1608 में इन्होंने ब्लैक फ्रियर्स नामक एक और थिएटर को खरीद लिया था, ब्लैक फ्रियर्स। ठीक है, तो 1608 में ये ब्लैक फ्रियर्स नामक एक और थिएटर जो है इन्होंने ले लिया था। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो शेक्सपियर साहब थे वो कितने जो है धीरे धीरे एफ्लुएंट हो गए। अब इनकी बात हम थोड़ा सा वर्क्स पे इनके चर्चा थोड़ा सा हम करेंगे, इनकी जो कौन कौन से वर्क्स हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप इसको वीडियो पॉज कर कर के और कायदे से आप इसे देख लीजिएगा
ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट, आप ये समझ लो कि जितना एग्ज़ाम में आपके पूछने वाला है उतनी ही चीज़ें हम आपको यहाँ पर जो है बता रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके इनके जो वर्क्स रहे हैं उसको अब थोड़ा सा हम ऐसे एक राउंड में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए इनके वर्क्स मेनली कौन कौन से थे, 3 इनके पाए जाते हैं। एक तो सोनेट्स, ठीक है, जो आपको पता है 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, और 154 सोनेट्स को 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? 1 से लेकर के 126 तक, देन 126 टू जो है 126 टू 152 और 152 टू 153 टू 154, ठीक है। तो आपने देखा कि जो इनके सोनेट्स हैं, ये मैंने डिवाइडेशन इसलिए किया है 1 से लेकर के 126 तक, ये जो है डेडिकेटेड है किसको, एक WH नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम तुरंत चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं क्या कौन था ये। WH व्यक्ति है, WH नाम से, जो फेयर यूथ के नाम से जाना जाता है। इसमें फेयर यूथ, इसी को ये जो है डेडिकेटेड है। और बाद में ये जो है वो किसको डेडिकेटेड है, एक डार्क लेडी को। इनके बारे में थोड़ा सा मतलब स्पेकुलेशन है। क्या स्पेकुलेशन है कि डार्क लेडी को माना जाता है कि या तो ये हो सकता है कि शेक्सपियर की बिलवेड रही हो, या इस फेयर यूथ की बिलवेड हो सकती हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है। बाकी ये जो लास्ट के हैं, ये लव गॉड को, लव गॉड एक हैं जिनका नाम क्या है, क्यूपिड, उनको ये डेडिकेटेड है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं ये WH के बारे में। कहा जाता है कि ये 2 व्यक्ति रहे होंगे, उन 2 व्यक्तियों में से कोई एक हो सकता है। जैसे पहला एक कोई है जिसका नाम है हेनरी रियोथेस्ली, जो आपका जो है वहाँ का साउथहैम्पटन का अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, ठीक है। या फिर दूसरे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या, विलियम हर्बर्ट। ये क्या है, 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक हैं, 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक, ठीक है। ये वो हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो WH हैं वो यही हैं, इन्हीं 2 में से कोई एक व्यक्ति इसमें से है। तो भैया एक तो ये सोनेट हो गई इनकी, दूसरी क्या हो गई, दूसरा इनका जो है, दूसरी इनके जो है ड्रामाज हैं। अब ये हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं, खास करके अगर इनके ड्रामा की बात करें तो टोटल इन्होंने कितने लिखे, इन्होंने अपने 36 ड्रामा लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम टोटल मिला करके आपको बताते हैं जो इनके वो से हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन में, जॉन फ्लेचर नाम का एक व्यक्ति रहा है। कौन, जॉन फ्लेचर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जॉन फ्लेचर, ठीक है। ये एक व्यक्ति रहे जिनके साथ ये कोलैबोरेशन में लिखते रहे हैं। तो फिर भी टोटल ये जो ड्रामा लिखे हुए हैं, इनके टोटल ड्रामा कितने हैं, 39 इनके ड्रामाज हैं, जिसमें से 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आता है, ठीक है। ये फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश होता है इनके डेथ के बाद। तो ये जो फर्स्ट फोलियो है, ये कौन पब्लिश कराता है, इसके पब्लिशर कौन है, इसके पब्लिशर 2 व्यक्ति हैं जो शेक्सपियर के बहुत ही खास फ्रेंड हैं, बहुत खास दोस्त हैं। एक का नाम है जॉन
हेमिंगिस, ठीक है, जॉन हेमिंगिस, और दूसरे हैं हेनरी कॉन्डेल, ठीक है, कौन है, हेनरी कॉन्डेल, ठीक। तो याद रखिएगा इनका नाम, एक है जॉन हेमिंगिस, दूसरा है हेनरी कॉन्डेल। इन्होंने 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो लेकर के आया, जिसमें टोटल इनके ड्रामा कितने थे, जिसमें 36 ड्रामा का जिक्र इसमें है फर्स्ट फोलियो में। एक क्वेश्चन यहाँ से बना करता है कि इस फर्स्ट फोलियो में वो दो कौन से ऐसे ड्रामा हैं जो इस फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका पेरिक्लीज, जिसे प्रिंस ऑफ टायर भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ टायर। और दूसरा है द टू नोबल किंग्समैन, द टू नोबल किंग्समैन, ठीक है। तो इनका द टू नोबल किंग्समैन, ये दो ऐसे हैं ड्रामा जो ये फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, ड्रामा हो गया इनका कितना, 39, और फर्स्ट फोलियो आया 36। कभी कभी ये भी पूछता है इनका सेकंड फोलियो कब आया, ठीक है, सेकंड फोलियो कब आया, इनका थर्ड फोलियो कब आया। 3 फोलियो इनके आए हैं सारे इसमें ड्रामास के, तो सेकंड वाला आया है। आप इसी 23 को उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1632 में आया सेकंड फोलियो, और इसके बाद थर्ड फोलियो उनका 1663 या 64, ठीक है, इसी बीच में इनका जो है ये थर्ड फोलियो आपका आता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हो गया ड्रामा, हो गया ड्रामा के बाद फिर इनका आता है एक नैरेटिव पोएम्स, ये लिखे हुए हैं, कितनी, 3 नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखा है, ठीक है, 3 नैरेटिव पोएम्स लिखा है। अच्छा, नैरेटिव पोएम्स पे चलने से पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सोनेट इनके आए हैं सारे, ये सभी सोनेट 1609 में, कितने, 1609 में एक व्यक्ति थे, इनके मित्र ही थे, थॉमस थॉर्प। कौन थे? थॉमस थॉर्प। इन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1609 में, सोनेट्स को, किसमें, 1609 में इनके पूरे 154 सोनेट्स को जो है पब्लिश करा दिया था। इससे पहले इनके सोनेट्स पब्लिश नहीं हुए थे। पर एक इंटरेस्टिंग बात और है यहाँ पर, क्या है, आपके सिलेबस में एक सोनेट है, एक सोनेट आपके सिलेबस में है, उसका क्या नाम है, सोनेट नंबर 138, ठीक है, और एक है सोनेट 144, ठीक है। ये दोनों सोनेट इससे पहले आ चुकी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि शेक्सपियर साहब जो जितने भी सोनेट्स थे ये इसको पब्लिश नहीं करना चाहते थे, ये इन सोनेट्स को अपनी डायरी में लिख करके रखते थे, लेकिन इनकी डायरी से ये दोनों सोनेट्स चुरा ली गई थी, जिसमें से सोनेट नंबर 138 आपके सिलेबस में दिया ही गया है, ठीक है। तो ये दोनों सोनेट्स चुरा करके, और एक बुक थी जिसमें इसको जो है पब्लिश करा लिया गया था पहले ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पोएम्स के लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जो इनकी हैं, तीसरी चीज़ क्या थी, वो थी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। तो मैंने बताया इनकी 3 है लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, भी इनकी 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। कौन कौन सी? वीनस एंड एडोनाइस, वीनस एंड एडोनाइस, वीनस एंड एडोनाइस, ये कब आई थी? 1593 में आई थी। और फिर आई थी द रेप ऑफ लुक्रीज, द रेप ऑफ लुक्रीज, लुक्रीज, ये आई थी 1594 में, ठीक है। और एक आई थी अ लवर्स कंप्लेंट,
अ लवर्स कंप्लेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जानना है कि ये जो है अ लवर्स कंप्लेंट, ये 1609 में जो शेक्सपियर्स सोनेट्स ऐसा करके जो पब्लिश हुई थी, थॉमस थॉर्प ने जिसे पब्लिश कराया था, उसी में अ लवर्स कंप्लेंट को भी पब्लिश कराया गया है। ठीक है, किस में कराया गया है? इसी सोनेट वाली बुक में, अ लवर्स कंप्लेंट। तो पहले अ लवर्स कंप्लेंट है, उसके बाद 154 फॉलोड बाई 154 सोनेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप इसमें तीनों। तो इस तरीके से ये हो गया, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इनकी हो गई और आपका जो है सोनेट्स इनका हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ड्रामा पर हम इनके देख लेते हैं कि इन्होंने ड्रामा कौन कौन से जो है लिखे हैं। अब ड्रामा पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ख़ास करके ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने जो 36 ड्रामा लिखे हैं उसमें से अपना जो इनका जीवन काल का जो फर्स्ट स्टेज रहा है, शुरुआती दौर रहा है, उस शुरुआती दौर में ये कॉमेडीज़ लिखते रहे हैं। और क्या लिखते रहे हैं? हिस्ट्री प्लेज लिखते रहे हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में। तो ड्रामा में इनका जो शुरू का जो टाइमिंग था उसमें ये हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं। ठीक है, जिसमें से खास करके आपको बता दें हिस्ट्री प्लेज इनके कौन कौन से हैं, थोड़ा सा एक ऐसे जो है सरसरी नज़रों में देख लेते हैं। एक तो है किंग जॉन, किंग जॉन। ठीक है, दूसरे क्या हैं? रिचर्ड द सेकंड। तीसरे कौन है? हेनरी फोर्थ। ठीक है, तो हेनरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और हेनरी फोर्थ सेकंड। ठीक है, ये दोनों आए हैं, हेनरी फोर्थ फर्स्ट और हेनरी फोर्थ सेकंड। इसके बाद आपका आया है हेनरी फिफ्थ, हेनरी फिफ्थ हैं। फिर इसके बाद आपका हेनरी सिक्स पार्ट 1। ठीक है, और फिर हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3 और हेनरी 8th। ये इन्होंने लिखे हैं। कुल टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्ट्री प्लेज इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हिस्ट्री प्लेज के बाद फिर क्या होता है, इन्होंने उसी दौरान कॉमेडीज़ भी लिखी हैं। ठीक है, तो ढेर सारी इन्होंने कॉमेडी लिखी हुई है। वीडियो पॉज कर करके आप जो है देख सकते हैं और फिर से अपना नोट्स भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें से मेन चीज़ें जो हैं हम केवल टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रश्न बनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री प्लेज हो गया, इसके बाद कॉमेडीज़ हो गई, कॉमेडीज़ हो गई। अब इन कॉमेडीज़ में क्या है, जिसमें आपका देख ही रहे हो क्या है आपके सिलेबस में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और दूसरा आपके सिलेबस में है इसमें से ट्वेल्थ नाइट, इसको भी हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ट्वेल्थ नाइट को भी हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद ढेर सारी इनकी कॉमेडीज़ है, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट इट्स वेल। ठीक है, मच डू अबाउट नथिंग, ढेर सारी हैं। ठीक, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, ट्रेजेडीज़ पर अपना काम करना शुरू किया, जो इनके जीवन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। टाइमिंग वो कब कर रहा है, ट्रेजेडीज़ कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बेस्ट फाइनेस्ट ट्रेजेडीज़ दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शेक्सपियर साहब थे इन्होंने बहुत ही फाइनेस्ट ट्रेजेडी दी है। जितनी भी इनकी ट्रेजेडीज आई हैं सब एक से बढ़ के एक रही हैं शेक्सपियर साहब की। ठीक है, बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी थी ये। जिसमें नंबर 1 आपका ट्रेजेडी में कौन कौन सा रहा है, जैसे एक तो इनकी 4 ट्रेजेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जिसका क्रम पूछ लिया करता है। ठीक है, तो
तो वो क्रम के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, बाकी आप ऐसे अभी आप जान लो। हैमलेट सबसे पहले है, इसके बाद क्या है, ओथेलो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, किंग लियर, और चौथे नंबर पर क्या है, मैकबेथ, ठीक। तो इसे आप ट्रिक के रूप में ऐसे याद कर लो, हॉक्म, ठीक है, हॉक्म, HOKM। ये मेन हो गई इनकी 4 ट्रेजेडी जिसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है इनको। बाकी इसके अलावा भी कुछ ट्रेजेडीज़ हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, और क्या है, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, ठीक। तो ये इनकी ट्रेजेडीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमारे यहाँ सिलेबस में क्या है, सोनेट है, तो थोड़ा सा हम सोनेट पे चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज सोनेट, क्या है आपका जो है सोनेट, या यूँ कह लें कि चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो सोनेट को हम नहीं लेते हैं। यहाँ तक इनका जो है, जो भी रहा है लाइफ स्पैन जो रहा, जो मेन इनके वर्क्स रहे, वो मैंने आपको सारा जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, और लगभग हमने सब कुछ इसमें बता दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जान लीजिएगा, जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो वो कब आया था, 1623 में। पब्लिश किसने कराया था, हेमिंगिस, मैंने बता दिया है, एंड कॉन्डेल, ठीक है, इन्होंने पब्लिश कराया है। पर इसका जो प्रीफेस है, प्रीफेस, इसका प्रीफेस किसने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रीफेस जो है इन्हीं शेक्सपियर के ही कंटेम्प्ररी हैं, जॉनसन, बेन जॉनसन, इन्होंने लिखा है। और इसी में इनकी बड़ाई में, इनकी प्रेज में एक इन्होंने लिखा है कि ही इज़ नॉट ऑफ वन एज बट फॉर ऑल एजेस, ठीक है। मतलब वो एक युग के लिए नहीं बने हैं बल्कि कई युगों के लिए बने हैं, ठीक। तो ये बहुत इनके प्रेज में, प्रीफेस में लिखा गया है 1623 में। इसके बाद ये जो है, ये फर्स्ट फोलियो जो है, फर्स्ट फोलियो ये डेडिकेटेड है, किसको, डेडिकेटेड है किसको, ये 2 ब्रेदरेन, ठीक है, ऐसा करके लिखा गया है उसमें, ये 2 ब्रेदरेन को डेडिकेटेड है, 2 ब्रेदरेन। और ये 2 ब्रेदरेन कौन कौन से हैं, पहला है वही WH वाले एक व्यक्ति जो हैं, कौन, विलियम हर्बर्ट, ठीक है। इसको हमने बताया था कि ये क्या है, 3rd अर्ल हैं, कहाँ के, पेम्ब्रुक के। और इन्हीं का एक भाई है जिसका क्या नाम है, फिलिप हर्बर्ट। ये कौन है, ये कहाँ के अर्ल हैं, ये अर्ल हैं, अर्ल ऑफ मोंटगोमरी, ठीक है, अर्ल ऑफ मोंटगोमरी, ठीक है, अर्ल ऑफ मोंटगोमरी। बाद में यही जो है, जब विलियम की मृत्यु हो जाती है तो यही फिर 4th अर्ल बनते हैं, कौन से, चौथे अर्ल, कहाँ के, 4th अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक बन जाते हैं, पेम्ब्रुक, ठीक है, ये 4th अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक बन जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि शेक्सपियर का जो पूरा होल लाइफ स्पैन था उस पर हमने एक ओवरव्यू हमने डाला, और कोशिश किया कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले इनकी लाइफ स्पैन से जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। इसको सब वीडियो पॉज कर करके आप लोग अच्छी तरीके से देखें। बाकी इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होगा वो है सोनेट नंबर 29। तो हम व्हाट इज़ सोनेट, सोनेट क्या चीज़ होती है, पहले उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आपकी हम सोनेट एक एक करके लेंगे, सोनेट नंबर 29, फिर सोनेट नंबर जो है 138, ठीक। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हो हमारी ऑनलाइन क्लास में,
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9569300502 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे LT ग्रेड का पूरा सिलेबस हमसे जो है वहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस में हमने स्टार्ट कर दिया है और ये हमारी क्लास 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ठीक है, 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है, इसलिए आप लोग बिना देर किए हुए, यदि आप चाहते हैं, आपको नौकरी चाहिए, आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए और मेहनत आपका होगा, गाइडेंस हमारा होगा, पर इतना पक्का दावा है कि आपको सिलेक्शन इसमें हम दिला के रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।